हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करने वाले हैं गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में। अगर आपने कभी सुना है कि गुड फूड इज़ गुड मूड, या जब आप कभी स्ट्रेस में रहे हैं, ऑफिस का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, तो कुछ लोगों को उल्टियाँ होने लगती हैं, कुछ लोग को लूज मोशन होने लगते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन में दो चीज़ जो कॉमन है वो है आपका ब्रेन और आपका गट यानी कि GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसके बीच में क्या कनेक्शन है आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक रिसेंटली साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि जो गट है, जो GIT है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, वो सिर्फ एकमात्र काम करता है और वो है जो हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद, एंड वो जो एनर्जी है ब्लड द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाना, जिससे कि हम फंक्शन कर पाते हैं। ब्रेन का समझा जाता था एकमात्र काम है कि वो हमें सोचने में मदद करता है, हमारे वो इलेक्ट्रिकल वायर्स जैसा है, सब जगह सिग्नल्स पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है, जिससे कि बॉडी एक पूरे कोऑर्डिनेशन में चल पाए। बट अभी रीसेंट रिसर्च जो कि पिछले 10-20 सालों से शुरू हुई है, उसमें ये समझ में आने लगा है कि जो हमारा GIT है, जो गट है, वो सिर्फ खाना ही नहीं डाइजेस्ट करता है, वो और भी बहुत सारी चीजें करता है, एंड उसका ब्रेन के साथ काफी गहरा कनेक्शन है। यहाँ तक कि गट को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये गट ब्रेन कनेक्शन की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो कि रिसेंटली पब्लिश्ड हुए हैं उन पे आधारित है। इसके किरदार फिक्शनल तो नहीं है, बट अभी बहुत छोटे हैं, एंड अगर इसमें आपको ट्रीटमेंट का कोई भी रूप मिले तो उसको एक तरीके से संयोग ही समझा जाएगा। ये सारी रिसर्च जो है चूहों पे यानी कि माइस पे करी जाती है, एंड उसके बाद ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, उसकी अटकने या उसका एस्टिमेट लगाया जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, एंड ह्यूमन बींग्स पे इस पे अभी तक फुल फ्लेजेड रिसर्च हुई नहीं है। इंटरेस्ट इस फील्ड में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक हमें ट्रीटमेंट मिला नहीं है। मोटापा उनमें से एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसका अभी भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है कि हम उसको 100% क्योरेबल डिसीज़ बना पाएँ। उसी तरीके से बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिनका भी ट्रीटमेंट अभी तक ढूंढा जा रहा है। बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स डिसीज़, पार्किंसंस, जिनके लिए अभी भी फुल फ्लेजेड ट्रीटमेंट मिला नहीं है, बट हो सकता है कि इसका GIT से काफ़ी गहरा लेना देना हो, एंड इसीलिए इस डायरेक्शन में इतनी रिसर्च करी जा रही। तो शुरू करते हुए हम सबसे पहले अपने इस कहानी के तीनों पात्रों को जान लेते हैं। सबसे पहला पात्र है गट, सेकंड है ब्रेन, एंड थर्ड है उनके बीच का कनेक्शन। तो गट बेसिकली क्या होता है? गट यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको कॉमनली गट कहा जाता है। हमारे शरीर में हम जो भी खाना डालते हैं, जो भी हम खाना मुंह से खाते हैं, वो फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स में जाता है, एंड पूरा प्रोसेस होके, डाइजेस्ट होके पीछे के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो इस चीज़ को संभालता है, खाने से लेके निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम करता है। लगभग 15 फीट की हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, 25 सेंटीमीटर का हमारा ईसोफेगस होता है, स्टमक एंड माउथ का थोड़ा थोड़ा और उसमें लेंथ ऐड कर लीजिए, तो काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। आप इमेजिन कीजिए कि हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, अनगिनत चीज़ें खाते हैं, कभी सोचते भी नहीं है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, बट जैसे ही हमारे पेट में जाता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, जो वेस्ट चीज़ें हैं वो वहीं पे छोड़ दी जाती हैं, उसको निकाल दिया जाता है। तो ये काफ़ी स्मार्ट सिस्टम है। हालांकि साइंटिस्ट को अभी तक ये लगता था कि ये सिर्फ इतना ही काम करता है। रिसेंटली हमें समझ में आया कि ये इससे भी ज़्यादा काम कर सकता है। कौन कौन से और काम कर सकता है? हमारे मुंह में खाना जो है वो एनर्जी का एक सोर्स है, बट वो इन्फेक्शन का भी एक सोर्स हो सकता है, एंड हम दिन में कई बार खाते हैं, तो यानी कि हर बार एक पोटेंशियली हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कोई ख़राब चीज़, कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट अपने मुंह द्वारा सिस्टम में जाने की रिस्क उठाते हैं। तो हमारे GIT जो है उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो हमें निरंतर बचाते रहता है आने वाले डेंजर से, जो कि माइक्रोस्कोपिक कीटाणु के रूप में हो सकता है, हमें दिखता भी नहीं है। तो इम्यूनिटी एक सिस्टम है, एक फंक्शन है जो कि GIT बहुत अच्छे से कर सकता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि ये नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन के साथ कैसे कनेक्टेड है, एंड वो कैसे ये सारी चीज़ों में हमारी मदद कर सकता है, एंड क्यों हम इतना इंटरेस्टेड हैं उससे। तो नेक्स्ट हमारे स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है ब्रेन। ब्रेन की जो हमारे दिमाग में इमेज है, जो ऐसी गोल गोल सी होती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का वो नर्व्स का
आप कह सकते हैं जत्था है, वो एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स है जो कि आपस में बात कर पाते हैं, जो कि स्कल से लेके स्पाइन के थ्रू जाता है। तो ये इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, बिकॉज ये सेंटर में प्लेस्ड है। अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो वहाँ से निकलने वाली बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि आपके बॉडी के पेरीफेरी तक जाती हैं, फिंगर की टिप्स तक, पैर की टिप्स तक, अपने स्कैल्प की टिप्स तक बहुत दूर तक जाती है। तो उसको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये सिर्फ एक तरीका है उसको क्लासीफाई करने का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। डॉक्टर्स इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेन बात ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज की हमारी चीज़ों को समझने के लिए हमको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, दो चीज़ों को क्लैरिफाई करना है। वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड नर्व्स। नर्व्स यानी कि वो जो फिजिकल वायरिंग जैसी चीज़ें हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं और सिग्नल्स लाती ले जाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि वो केमिकल जो ब्रेन सिक्रीट करता है एक दूसरे सेल से आपस में बात करने के लिए, एक दूसरे पार्ट या एक दूसरे सेंटर से आपस में बात करने के लिए, एंड ऑल्सो जो सिग्नल्स है किसी ऑर्गन से किसी ब्रेन तक लाने ले जाने के लिए जो केमिकल सिक्रीट होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ ब्रेन ही एकमात्र ऑर्गन है जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किए जाते हैं, जो ये केमिकल है। इसका नाम इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर है बिकॉज ये ब्रेन से सिक्रीट होता है। बट धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा है कि नहीं, ब्रेन अकेला नहीं है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं। GIT भी एक ऐसी जगह है जहाँ से काफ़ी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तीसरी चीज़ जो हमको समझनी है वो है इनके बीच का कनेक्शन। एंड वो कनेक्शन जो है किया जाता है दो चीज़ों द्वारा। एक है नर्व्स और जैसा कि मैंने बताया एक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो नर्व्स में से सबसे इंपॉर्टेंट नर्व जिसके बारे में आज हम बार बार बात करेंगे वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व एक ब्रेन से निकलने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट नर्व है, मतलब यानी कि फिजिकली भी काफ़ी बिग है एंड वो बॉडी में भी काफ़ी अलग अलग जगहों तक जाती है। वेगस नर्व हमारे हार्ट को कनेक्ट करती है, हमारे GIT को कनेक्ट करती है एंड काफ़ी सारी जगहों के रिदम्स को ये मैनेज करती है, एक दूसरे के साथ इसको कोऑर्डिनेट करती है। तो वेगस नर्व से आज हम काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट है हमको चीज़ सीखनी वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसा कि मैंने बताया केमिकल्स है जो ब्रेन सिक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल दो केमिकल जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। पहला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें हैप्पीनेस की फीलिंग दिलाता है। इसीलिए हम जब कोई चीज़ खाना खाते हैं, हमारा मूड खराब होता है तो हम खाना खाते हैं, जिसको हम स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग कहते हैं। तो हम खाते हैं जिससे कि हमें अच्छा लगे। ये जो अच्छा लगने वाला काम है ये सेरोटोनिन करता है हमारे लिए। उसी तरह जब हम एंग्शियस होते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड या गाबा नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है जो कि हमको स्ट्रेस वाली फीलिंग दिलाता है। ये भी पाया गया है कि GIT कभी गाबा सिक्रीट करती है, कभी सेरोटोनिन सिक्रीट करती है और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि वो सिक्रीट करती है। इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाते हैं। इंटरेस्टिंगली ये भी पाया गया है कि GIT यानी कि गट का खुद का एक नर्वस सिस्टम है जिसको हम एंटरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसीलिए हम उसको सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। एंड इसी वजह से ये दोनों ब्रेन जो है वो आपस में बात कर पाते हैं और उसको हम कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। एक और कैरेक्टर जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाला है इस स्टोरी में, उसका नाम है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम जो है वो एक बहुत ही ब्लैंकेट, बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही ब्रॉड लेवल टर्म है डिस्क्राइब करने के लिए हमारे GIT में होने वाले बैक्टीरियाज को। माने या ना माने, हमारे GIT में लगभग 1 से 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का साइज बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। एंड इतने छोटे छोटे चीज़ों को मिला के 1 या 2 किलो का वजन बनाना, यानी कि 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया अपने GIT में हम समाये हुए रहते हैं। यानी कि एक तरीके से हमारे बॉडी में ह्यूमन सेल्स जितने हैं लगभग उतने ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया भी हैं GIT के अंदर। 1000 स्पीशीज के बैक्टीरिया अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और ये बैक्टीरिया हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो बैक्टीरिया हैं जो कि हमें खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो फॉरेन बैक्टीरिया हैं उनको ये मार देते हैं, कहीं वो आके यहाँ पे बस ना जाए, इसलिए ये पूरी जगह ऑक्यूपाई किए हुए रहते हैं। एंड अलग अलग तरीक़ों से ये हमें सर्वाइव होने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचते कैसे हैं? रिसर्च द्वारा साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि जब डिलीवरी हो रही होती है किसी बच्चे की, किसी शिशु की जब डिलीवरी हो रही होती है, तब जो वजाइनल फ्लूइड होता है, जो वजाइनल फ्लोरा एंड फौना होता है, उससे
पहली बार बैक्टीरिया हमारे जीआईटी में आते हैं। कुछ रिसर्च द्वारा ये भी पता किया गया है कि उसके पहले भी बैक्टीरिया जब एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जब वूम्ब में रहता है बच्चा, तब भी बैक्टीरिया जो हैं वो जीआईटी में पहुंच सकते हैं। ये रिसर्च माइस के ऊपर की गई है, एटलीस्ट मैंने जो रिसर्च पढ़ी है वो माइस यानी कि चूहों पे की गई है। ह्यूमन बींग्स की कोई रिसर्च पेपर एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा है, बट नाउ आई नो कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है। रिसर्च द्वारा ये भी पता किया गया कि जो चूहों की डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुई है उन चूहों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया गया है, एंड इसका रिलेशन हो सकता है उनके जीआईटी में जो बैक्टीरिया होना चाहिए उसके ना होने का। इंटरेस्टिंगली, अगर उन्होंने वो बैक्टीरिया को उनके जीआईटी में ट्रांसफ़र कर दिया तो उनका मूड भी चेंज होता हुआ पाया गया है। चूहों में डिप्रेशन उन्होंने कैसे पता किया होगा ये तो मैं भी अभी तक सोच रहा हूँ। एनीवेज, तो मैं काफ़ी देर से न्यूरोट्रांसमीटर्स और माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये माइक्रोबायोम न्यूरोट्रांसमीटर से कैसे रिलेटेड है। जो माइक्रोबायोम यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे जीआईटी में पाए जाते हैं ये काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं। एक नाम जो मैंने अभी पहले भी लिया है वो है सेरोटोनिन, जो कि हमारी बॉडी का नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट होता है। ये माइक्रोबायोम यानी कि बैक्टीरिया द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और जब हम कुछ स्पेसिफिक खाना खाते हैं तो उसके बाद ये ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिससे कि हमारा मूड कंट्रोल होता है। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था, गाबा या गामा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड जो है फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करता है, ये भी खाना खाने से रिलेटेड है। एंड जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो ये उसको रिएक्ट करके ये भी सिक्रीट होता है एंड हमारे फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCFA। अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए। लोगों को लगता है कि हाई फाइबर डाइट सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के काम आती है, लेकिन रियलिटी में हाई फाइबर डाइट, जब आप हाई फाइबर खाते हो तो ये बैक्टीरिया है हमारे शरीर में जो उसको ब्रेक करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की एक चीज में काफी यूज होता है, जो कि बेसिकली एक तरीके का बैरियर है हमारे ब्रेन को ब्लड में चलने वाली चीज़ों से बचाने के लिए। यानी कि अगर आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन दौड़ रहा है तो वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। वो बैरियर एक बाउंसर की तरह होता है जो कि कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, सबको अंदर नहीं जाने देता है। आपके ब्रेन को अननेसेसरी डैमेज नहीं हो पाता है ब्लड में घूमने वाली चीज़ों से। तो इसका भी डाइट से काफ़ी गहरा लेना देना है। इंटरेस्टिंगली ये पाया गया है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिन लोगों में ये पाए गए हैं, उनके माइक्रोबायोम में कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया उन्हें नहीं मिले हैं। यानी कि अगर आपके शरीर, आपके जीआईटी में कुछ बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो आपको अलग अलग साइकेट्रिक सिम्टम्स देखने को या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अल्जाइमर्स, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये सारी अलग अलग बीमारियां हैं जिनके लोगों में ये स्टडी किया गया कि उनके जीआईटी में जो बैक्टीरिया है उनका बैलेंस ठीक नहीं था। जो एक प्रपोर्शन में बैक्टीरिया होने चाहिए वो उनमें नहीं पाए गए थे। तो ये जो इम्बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उसको मेडिकल टर्म्स में डिसबायोसिस कहते हैं। यही डिसबायोसिस की वजह से कई बार लोगों को मोटापा होता है यानी कि ओबेसिटी होती है, कई बार उनको डायबिटीज़ होती है जो कि ठीक नहीं होती है, कई बार उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है। ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है, उन्हीं लोगों में बाद में जाके अलग अलग ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी पाए गए हैं। अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दो लोग जिनको डायबिटीज़ है और वो सेम खाना खाते हैं बट उनकी शुगर एक की कंट्रोल में रहती है, एक की नहीं रहती है, किसी की बढ़ जाती है, तो उसका कारण भी ये हो सकता है कि उनके अंदर जो जीआईटी में बैक्टीरिया हैं वो अलग प्रकार के हैं जो कि शुगर को ठीक से कंट्रोल या डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमने काफ़ी बात कर ली न्यूरोट्रांसमीटर्स की और ऐसे छोटे छोटे केमिकल्स की जो कि दिखाई नहीं देते हैं बट ब्रेन और जीआईटी के बीच में काफ़ी मैसेजेस पहुंचाते हैं, काफ़ी काम करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि दिखाई देती है, जिसको कि हमारी बॉडी की वायरिंग कहा जाता है, विच इज़ नर्व्स एंड वेगस नर्व। मैंने कहा था कि हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि हमारे जीआईटी में कई जगहों पर जाती है एंड ये पाया गया है कि ऐसे लोग जिनको कि क्रॉन्स डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये अलग अलग बीमारियां होती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था रिसेंटली, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है, ये सारी डिसीज़ में पाया गया है कि उनकी वेगल नर्व की टोन कम है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उनकी वेगल नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है, जो उसमें सिग्नल्स जितने स्पीड से, जितने फटाफट आने जाने चाहिए उतने फटाफट आ जा नहीं रहे हैं। स्ट्रेस द्वारा भी ये पाया गया है कि वेगस नर्व के सिग्नल्स कम हो जाते हैं। इसी की वजह से
जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस रहता है तो उसे बाउल रिलेटेड या GIT रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना या लूज मोशन होने लगना। कुछ स्टडीज़ द्वारा ये पता किया गया कि जब लोगों को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स दिए गए, अब एक नया शब्द आप सुनने वाले हैं प्रोबायोटिक, इसके बारे में हम बहुत ही जल्द बात करेंगे। प्रोबायोटिक बेसिकली ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसी स्टडीज़ में ये पता किया गया कि जिन लोगों की या जिन माइस की, जिन चूहों की वेगस नर्व कट कर दी गई थी और उनको प्रोबायोटिक दिया तो उनको खिला के कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बट जिनकी वेगस नर्व इंटैक्ट थी उनको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स देने के बाद में डिप्रेशन जैसे उनके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ठीक हो गए। सीवियर एसिडिटी के जो पेशेंट्स हुआ करते थे उनको वेगोटॉमी नाम की एक सर्जरी करी जाती थी, जो आजकल नहीं करी जाती है, पुरानी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, जिसमें वेगस नर्व को कट किया जाता था। इंटरेस्टिंगली योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ रिसर्च है जो ये कहती है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिन पे जनरली कोई दवाई काम नहीं करती है, उसमें योगा और मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज वो वेगस नर्व के ऊपर काम करता है, उसकी वो टोन या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर सकता है। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें गाइडलाइंस हैं, ये कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के मरीज हैं, जिनको कि बार बार गैस ब्लोटिंग होती है, तो हो सकता है कि आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए या अपने सिम्टम्स कम करने के लिए योगा या मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ ऐसा खा सकते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा हो, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाए, जिससे हमारे गट की हेल्थ अच्छी हो जाए। तो एक नाम जो आपने सुना होगा वो है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट के लिए, हमारे GIT के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। उनको खाते हैं तो जो हेल्दी बैक्टीरिया उनकी मात्रा बढ़ जाती है एंड उससे होने वाले जो भी फ़ायदे जो मैंने अभी गिनाए हैं इतनी देर में वो सब आपको मिलने लगते हैं। हालांकि ये अगेन मैं कहूँगा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी बीमारी का। आप प्रोबायोटिक खा सकते हैं, सप्लीमेंट खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं लैक्टोबैसिलाई के, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो आप ये सब ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगेन ये कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो प्रोबायोटिक एक चीज़ है जो कि आप खा सकते हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स आते हैं जो कि आपके मूड के ऊपर काम करते हैं एंड उनको हम साइकोबायोटिक्स कहते हैं। इसकी डिटेल में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, बट आप गूगल करके इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। प्रोबायोटिक से रिलेटेड एक नया शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक जो है वो एक्चुअल बैक्टीरिया होता है, प्रीबायोटिक उन बैक्टीरिया का खाना होता है। वो ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में GIT में जो ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो कि अच्छे वाले हैं, जो कि हेल्पफुल है, उनका खाना इज कॉल्ड प्रीबायोटिक। एंड प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स भी आप मार्केट में मिलते हैं, आप ले सकते हैं। छोटे में अगर आपको कभी फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल की वो शाइनिंग वाली कैप्सूल खाने के लिए कहा गया है, तो उसका कारण ये है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी गट के बैक्टीरिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल है एंड उसी को खाने से हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक और चीज़ है जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिश ऑयल में होता है, ये ड्राई फ्रूट्स में होता है जैसे बादाम वगैरह, एंड दे कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर योर गट ब्रेन एक्सेस हेल्थ। फर्मेंटेड फूड स्पेशली इंडियन कल्चर में बहुत खाया जाता है एंड फर्मेंटेड फूड में भी काफ़ी सारे ऐसे हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं। फर्मेंटेड फूड को ईजी टू डाइजेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज काफ़ी डाइजेशन जो ईस्ट बैक्टीरिया है उसने ऑलरेडी कर दिया होता है, तो जैसे ही आप उसको खाते हैं वो बहुत ही जल्द डाइजेस्ट होकर अपना न्यूट्रिशन बॉडी में पहुँचा सकता है। हाई फाइबर डाइट, ये मेरी फेवरेट डाइट है एज अ जनरल सर्जन। जैसा कि मैंने बताया, ना कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन बट ये अब आप जानते हैं कि गट ब्रेन एक्सेस की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। एंड जिस भी किस्म के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, ना कि जूस बट एक्चुअल फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, तो उससे आपकी ना कि सिर्फ GIT रिलेटेड कंप्लेंट्स ठीक होंगी बट आपकी ओवरऑल गट ब्रेन दोनों की हेल्थ मेंटेन रह सकती है। चीज़, एग एंड वाइट मीट में ट्रिप्टोफैन नाम की एक चीज़ होती है। ट्रिप्टोफैन इज प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, यानी कि सेरोटोनिन जो कि हमारा मूड एलिवेटिंग हार्मोन है, उसके पहले उस जिस केमिकल से वो बनता है वो एग में, स्पेशली होल एग विथ येलो, उसमें ये काफ़ी पाया जाता है। चीज़ में काफ़ी पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा ही बनती है। एंड ये दोनों खा के आप अपने बॉडी का बैलेंस एक तरीके से वापस से रीगेन कर सकते हैं।
अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कोकोआ यानी कि चॉकलेट खा के या ग्रीन टी पी के, नॉर्मल टी पी के या कॉफ़ी पी के आपका मूड एलिवेट हो जाता है, बिकॉज इसमें पॉलीफिनॉल नाम के कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपके जीआईटी में जाते हैं, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं और उनसे आपका कॉग्निशन यानी कि फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही सुपरफिशियल सी लिस्ट है अलग अलग फूड कंटेंट की, जो कि आप बाद में डेप्थ में समझ सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो खाने की बात हो गई, बट इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं अपने ब्रेन और गट दोनों को हेल्दी रखने के लिए। तो जो कॉमन चीज़ जो कि बहुत ही ओवरलुक्ड है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और दिमाग की एक्सरसाइज यानी कि मेडिटेशन एंड ऑल्सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो अगर एक्सरसाइज को आप डिवाइड करेंगे तो एक तो वो एक्सरसाइज होगी जो कि आप जिम या पार्क में जाके कर सकते हैं कि आप दौड़ रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपका लिवर का ग्लाइकोजन बर्न होगा, फैट बर्न होगा, वेट कम होगा, ओवरऑल आपकी मसल्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एक तो वो एक्सरसाइज होगी जो कि आप कर सकते हैं। दूसरा इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में मेरे से अच्छे बहुत सारे जानकार लोग हैं यूट्यूब पे, आप उनसे सीख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है एंड उसी से रिलेटेड हमने अभी जैसे समझा है जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तीसरा इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वैसे भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जीआईटी का सिम्टम हो तो ही करनी चाहिए, हमेशा ही करनी चाहिए। एंड मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जनरली गो टुगेदर। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ें हैं बिसाइड्स डाइट जो कि आप कर सकते हैं अपने जीआईटी को हेल्दी रखने के लिए और कोऑर्डिनेशन में रखने के लिए। आई होप ये कहानी, ये जो कनेक्शन थी गट, ब्रेन और इन दोनों के बीच की, आपको समझ में आई हो। माइक्रोबायोम के बारे में आपको चीज़ें पता चली हो। आई होप मैंने आपको पहले से ज़्यादा कंफ्यूज ना कर दिया हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रेक डाउन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट ईजीएस्ट मैनर। सबसे सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में, बाकी वीडियोस के बारे में कुछ और आपके पास आइडियाज़ है तो आप कमेंट कर दीजिए एंड आई वुड लव टू आंसर देम एंड स्टार्ट अ डिस्कशन। मैं एक डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूँगा। टिल देन I will see you in the next video. Like, share, subscribe and live healthy, live smart.